हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस के बारे में देखा था, ओम्स लॉ के बारे में देखा था, और उसमें हम लोग ओम्स लॉ का लीनियर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि ओम्स लॉ जो फॉलो करता है लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लीनियर करने का मतलब क्या होता है, और कि जो कर्व होता है वी आई कर्व, अगर इस एक्सिस पे आई रखे और इस एक्सिस पे वी रखे, ये कैसा होता है, लीनियर होता है। इसका स्लोप क्या देता था, 1/r स्लोप। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था, v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज आवर ओम्स लॉ। ठीक है। सो अब देखते हैं कि किस कंडीशन में क्या कंडीशन हो सकता है जहाँ ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाए, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करे। ठीक है। सो देखो गाइस, अगर हम लोग देखते हैं दो केस लेते हैं, तो ये तो कैसा कर होगा, लीनियर, सीधा दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे लीनियर रिलेशन। कैसा है, लीनियर रिलेशन। मतलब अगर करंट को कांस्टेंट रखें, वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट किसके बराबर होता था, रेसिस्टेंस के बराबर, वो भी बढ़ता था। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि कैसे नॉन लीनियर प्रॉपर्टी को ये फॉलो, कब लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, मतलब किस कंडीशन में ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाएगा। देखो, जब भी नॉन लीनियर की बात है, ठीक, तो उस समय ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग के केस कोर्स में नॉन लीनियर ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी हम लोग एक स्मॉल इंट्रोडक्शन यूज करेंगे, जिसका कंसेप्ट हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है। उस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है। देखो, अगर ग्राफ बनाते हैं, सपोज दिस इज अवर आई वी ग्राफ। ठीक है। और ग्राफ कुछ ऐसा रहे, मतलब करेंट कुछ रहे, मतलब करेंट रहे, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई जीरो नहीं रहे, लेकिन क्या हो जाए, भी जीरो हो जा रहा है। आई क्या है, आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई है लेकिन भी इस ग्राफ पे क्या है, जीरो है। ठीक है। भी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन करंट क्या है, बढ़ रहा है, मतलब करंट कुछ है, भी जीरो हो गया। तो इस केस में अगर हम लोग आर की बात करें तो कितना होता है, भी बाई आई। भी तो जीरो हो गया, दिस इज जीरो, यानी केस क्या बना, अगर आई नॉट इक्वल टू जीरो, भी इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू जीरो। ठीक है गाइस। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। और यह कंडीशन होता है शॉर्ट सर्किट का कंडीशन। कौन सा कंडीशन, शॉर्ट सर्किट। ठीक, शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं सर्किट है, मान लो ये सर्किट से टर्मिनल आया है, इस दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिए, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर इसके क्रॉस का वोल्टेज देखेंगे तो वो भी जीरो है, रेसिस्टेंस देखेंगे तो वो भी जीरो है। इस केस में ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। यानी पहली बात क्या सीखिए कि शॉर्ट सर्किट के केस में ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। सेकंड देखते हैं, सेकंड कर्व अगर मेरा ये लो आई वी कर्व, ठीक, इस समय क्या करते हैं, करंट को जीरो रखते हैं और वोल्टेज को बढ़ाते हैं, मतलब वोल्टेज तो बढ़ रहा है बट करंट हमेशा जीरो, यानी भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई जीरो हो गया। अब देखो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, भी बाई आर इक्वल टू भी बाई आई। तो भी जीरो नहीं है बट आई जीरो होती है, ये क्या हो गया, समथिंग अपॉन जीरो, इन्फाइनाइट। यानी कि जिस कंडीशन में भी इज नॉट इक्वल टू जीरो, आई जीरो हो जाए और आर इन्फाइनाइट हो जाए, यह कंडीशन कहलाता है ओपन सर्किट का। क्या कहलाता है, ओपन सर्किट। मतलब इन्फाइनाइट रेसिस्टेंस फ्लो कर रहा है। ओपन सर्किट करने का मतलब खुला हुआ है, करंट पास ही नहीं कर रहा, तो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे मान लो कोई टर्मिनल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ ओपन सर्किट है, तो इससे तो करंट क्या होगा, वो भी ऐसा जीरो होगा, बट यहाँ तो कुछ तो पोटेंशियल होगा और रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दिस इज द ओपन सर्किट कंडीशन। यानी इन दो कंडीशन में ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। मतलब यह दोनों कैसा प्रॉपर्टी है, नॉन लीनियर प्रॉपर्टी है, नॉन लीनियरली होता है। ठीक है। नॉन लीनियरली कहने का मतलब क्या, करंट तो जीरो है लेकिन वोल्टेज बढ़ नहीं रहा है, यहाँ भी कैसे करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज जीरो है। तो ये दोनों कैसे नॉन लीनियर रिलेशन शो कर रहा है। यहाँ पर देखो किसी भी इंस्टेंट पर बात करो तो यहाँ पर देखो करंट भी है, वोल्टेज भी है, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज भी बढ़ रहा है, सेम रेशियो में बढ़ रहा है, तो ये लीनियर प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है। तो इन दो कंडीशन में, ओपन सर्किट कंडीशन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ओम्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। अब देखते, अब हम लोग का जो मेन टॉपिक था, हम लोग जो रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे उसके बारे उस पर आते हैं। आखिर रेसिस्टेंस होता क्या, रेसिस्टेंस होता है, इसको अगर डिफाइन करना सोचे, रेसिस्टेंस it is the opposition to flow of current
in a substance is called resistance. Hold. कहने का क्या मतलब, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब सब्सटेंस में जो करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होता है वह प्रॉपर्टी सब्सटेंस का क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब रेसिस्टेंस डिपेंड किस पर करता है, तो हम लोग रेसिस्टेंस का दो फार्मूला पढ़े थे, रो एल बाई ए, एक ये पढ़े थे और एक पढ़े थे आर बराबर वी बाई आई। तो यहाँ से क्या पता चला था, यहाँ से तीन बात पता चला था। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला था कि अगर रेसिस्टेंस को फैक्टर लिखा जाए, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, तो पहला हो गया एल लेंथ पे, दूसरा हो गया ए क्रॉस सेक्शन एरिया, और तीसरा हो गया रो मतलब रेसिस्टिविटी, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ सब्सटेंस मटेरियल, कि किस मटेरियल का बना हुआ। अगर मटेरियल बदल देंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक, और एक होता है टेम्परेचर, चौथा टेम्परेचर यानी टेम्परेचर पे भी इसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेंथ का कैसा इफेक्ट होता है, एरिया का कैसा इफेक्ट होता है, नेचर ऑफ मटेरियल का कैसा इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट होता है। ऑल्दो यहाँ पर दिख रहा है कि रेसिस्टेंस का कैसा इफेक्ट होगा, लेंथ के अनुसार लीनियर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, हाउ। ठीक है, अब देखो, और यहाँ से क्या पता चलता है कि जो रेसिस्टेंस करता है इट डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ वी आई, यानी रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ वी बाई आई, यानी वी बाई आई के रेशियो पर डिपेंड करता है, नॉट वी और आई, बट इन दोनों के रेशियो पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब देखो अब यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, इसको यूज करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम। यहाँ से रेसिस्टिविटी निकाले तो क्या आ जाएगा, आर ए बाई एल, आर को क्या लिख दे, ओम मीटर स्क्वायर मीटर, यानी क्या आएगा, ओम मीटर आ गया। रेसिस्टिविटी का यूनिट कितना है, ओम मीटर हो गया। ठीक, एक और टर्म डिफाइन होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, जैसे रेसिस्टेंस होता है वैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जी से डिनोट करता है, जी बराबर कितना होता है, 1/r, यानी कितना होगा, 1/ओम यूनिट। इसको महो भी बोलते हैं, महो या साइमन। ठीक है, ये कंडक्टेंस हो गया। ठीक, 1/ओम या महो या साइमन। ठीक है, या साइमन बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक होता है, जिस तरह रेसिस्टिविटी होता है वैसे ही एक कंडक्टिविटी होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी एक होता है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इन्होंने कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, यह होता है 1/ρ। तो यूनिट का होगा 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/ओम को क्या बोल सकते हैं, 1/ओम को साइमन पर मीटर। ठीक है, ऐसा भी यूनिट होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह हम लोग ये बेसिक से देख लें कि कौन कुछ रिलेटेड टर्म देख लें। अब देखते हैं हम लोग डिपेंडेंसी, किस लेंथ पर कैसा रेसिस्टेंस का डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ लेंथ देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ लेंथ, इफेक्ट ऑफ लेंथ, पहला इफेक्ट ऑफ लेंथ। हम क्या करते हैं, सपोज सेम मटेरियल का बना हुआ दो कंडक्टर लेते हैं। ठीक है, सेम टू कंडक्टर मेड अप ऑफ टू कंडक्टर मेड किससे, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से जो कंडक्टर है वो कैसे बना हुआ है, सेम मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जैसे अब इसमें केस फर्स्ट एक कंडक्टर है
अभी किसका इफेक्ट देख रहे हैं, लेंथ का, ओनली लेंथ का। तो बाकी सारे चीज़ को क्या कांस्टेंट रख क्या करेंगे, कांस्टेंट। सेम मटेरियल का बना हुआ है मतलब रो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मटेरियल सेम है मतलब उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब एक ले लेते हैं, इसको L1 ले लेते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसके क्रॉस एक बैटरी जोड़ देते हैं, V वोल्ट का बैटरी। ठीक, जैसे ही V वोल्ट का बैटरी जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। पूरे कंडक्टर के क्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने लगेगा। ठीक है, E, इसका नाम देते हैं E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, V/L1। ठीक है, E1 बराबर क्या हो जाएगा, V/L1। और एक करंट भी फ्लो करेगा यहाँ से, मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, I1 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से क्या होगा, जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा इस पर फोर्स लगेगा F। इसको नाम दे दो F1। तो F1 का अगर हम लोग लिखना चाहें F1 तो क्या लिखेंगे, E इंटू E1, E इंटू E1 लिखेंगे, E इंटू E1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब केस सेकेंड लेते हैं, केस सेकेंड समझते हैं। केस सेकेंड, सेम कंडक्टर लेते हैं, एरिया भी सेम है बट लेंथ इंक्रीज कर देते हैं। लेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये L2 ले लेते हैं, L2। और L2 क्या है, L2 ग्रेटर देन L1 है, मतलब बड़ा लेंथ ले लेते हैं। एरिया भी सेम है, क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, A है। मटेरियल भी सेम है, बैटरी भी सेम वोल्ट का लगाते हैं। देखो इसके क्रॉस भी फील्ड सेटअप हो जाएगा। ठीक, इसके क्रॉस भी क्या होगा, फील्ड सेटअप हो जाएगा। E2 नाम दे देते हैं। ठीक, E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, V/L2 हो जाएगा। इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उस पर फोर्स लगेगा F2। इसी फोर्स, इलेक्ट्रॉन के फोर्स लगेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा और इस करंट को हम लोग बोलते हैं I2 बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते थे, I2। तो फोर्स F2 क्या हो जाएगा, F2 E टाइम E2। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ गया। अब देखो इन दोनों से हम लोग क्या जानते हैं, पहला से। ठीक है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, इक्वेशन C, दिस इज इक्वेशन D। हम लोग क्या पता है, L2 इज ग्रेटर देन L1। अगर L2 बड़ा होगा L1 से, इसका मतलब क्या होगा, V तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, E के साथ कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 से बड़ा है तो E2 क्या हो जाएगा, E2 स्मॉलर हो जाएगा E1 से। E2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा E1 से। ठीक, E2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि E के साथ L1 का कैसा है, लेंथ का कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, तो E2 बड़ा हो जाएगा। अब देखो जैसे ही E2 छोटा हो गया तो यहाँ से क्या हुआ, देखिए E2 छोटा हो गया तो F2 क्या हो जाएगा, F2 लेस देन F1। यानी इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन पे कम फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्लोली मूवमेंट करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या होगा, फोर्स कम लगा, मतलब एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब स्लोली मूवमेंट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम कहने का मतलब क्या होगा कि किसी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, कम क्रॉस करेगा। मतलब इस सेकेंड केस में इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर सेकेंड, या डायरेक्ट लिखते हैं चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड इज लेस। और इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि फोर्स ज़्यादा है, F1 ज़्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्रॉस करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर सेकेंड इज मोर। इसमें क्या होगा, मोर क्रॉस करेगा। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग पर सेकेंड, ये क्या हो गया, करंट हो गया। तो इसमें करंट क्या है, I2 है, I2 इज लेस, और इसमें क्या है, I1 है, I1 इज मोर। तो यहाँ से क्या पता चला कि I1 कम है, I1 ज़्यादा है और I2 कम है। इसका मतलब क्या होगा, लेंथ कम है, लेंथ कम है तो करंट ज़्यादा है, लेंथ कम है तो करंट ज़्यादा है। यानी लेंथ कम है इम्प्लाई करंट ज़्यादा है। करंट कैसे ज़्यादा होगा, ओबियस है, रेसिस्टेंस कम हुआ होगा, इसके रास्ते में
क्या रेसिस्टेंस कम मिला होगा, तभी तो करंट ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब करंट ज़्यादा हो गया, सॉरी रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, मतलब लेंथ कम है तो करंट ज़्यादा है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेसिस्टेंस कम हुआ होगा, मतलब रेसिस्टेंस कम है। यानी अगर R1 की बात करते हैं, ये इस वाले रेसिस्टेंस की, तो ये कम है और ये ज़्यादा है। तो अब देखो, अब रिलेशन देखो लेंथ के साथ, मतलब लेंथ कम तो रेसिस्टेंस कम, लेंथ ज़्यादा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि जो रेसिस्टेंस होता है डायरेक्टली वैरी कर रहा है लेंथ के साथ। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है डायरेक्टली किसके साथ वैरी कर रहा होता है, लेंथ के साथ वैरी कर रहा होता है। मतलब लेंथ बढ़ा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। बाकी अदर फिजिकल कंडीशन क्या हम लोग देख रखें, कांस्टेंट रखें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं एरिया के साथ कैसे वैरी करता है। एरिया के साथ हम लोग का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, एरिया के साथ इफेक्ट क्या होगा। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। इफेक्ट ऑफ एरिया, सेकंड क्या है, इफेक्ट ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इफेक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे तो हम लोग को फॉर्मूला से R = ρL/A, यानी जो रेसिस्टेंस होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं दो केसेस में भी, दो केस देखते हैं। केस फर्स्ट, इस बार क्या करते हैं, सेम मटेरियल का बना हुआ है तो इस बार लेंथ को सेम ले लेते हैं। ठीक है, इसके अक्रॉस 20 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं, इसको जल्दी समझ लेते हैं। ठीक है, और एक बार क्या करते हैं, इसके हाफ पोर्शन को कंसीडर करते हैं, हाफ पोर्शन को। ठीक है, इसके हाफ पोर्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग भी करंट है, अगर आई करंट इधर से जा रहा है, ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होगा R होगा, सिंपली V/I हो जाएगा। इसको इक्वेशन A मान लेते हैं। अब देखो, अब इसी को हाफ हाफ करके दो बार रखते हैं। इसी कंडक्टर को हाफ हाफ कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, एरिया को आधा कर दिए। अगर यह एरिया A है तो दिस एरिया इज A/2, A/2। अब देखो करंट यहाँ से दो भाग में बटेगा, है ना, फिर बैटरी ऐसे लगा हुआ है, फिर करंट यहाँ से दो भाग से निकलेगा। और हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जितना करंट इंटर कर रहा है उतना लीव कर रहा होगा। यहाँ से I, तो यहाँ से भी I आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, करंट क्या होगा, एरिया क्या होगा, A'/2 हो गया। ठीक, तो अब देखो, अब इसके थ्रू करंट हम लोग, ये कौन सा करंट था, करंट थ्रू द कंडक्टर, जिसका रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके थ्रू, उससे पास होने वाला करंट को हम लोग क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। उसका रेशियो रेसिस्टेंस देता है। तो इसमें भी देखो, इसमें अब तो यहाँ पर करंट हो गया, दोनों बराबर बड़ा है तो आधा आधा करंट चल जाएगा, I/2। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर R' लिखें, R' तो क्या लिखेगा, V/I'। और I' क्या, अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, V/I/2, यानी 2V/I। और V/I क्या था, R था, 2R हो गया। इसका मतलब क्या देखें कि जैसे ही हम लोग एरिया को हाफ कर रहे हैं तो रेसिस्टेंस कितना, 2R टाइम आ गया, मतलब एरिया डबल हो गया। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया करता है। ठीक है, मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये था अपना इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेसिस्टेंस। ठीक है, वैसे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, बट आगे लेक्चर में देखेंगे। तब तक हम छोटा छोटा एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल पे आते हैं अपन लोग। पहला क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। एक कंडक्टर है L लेंथ का, ठीक है, ठीक, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे रखा है और रेसिस्टिविटी ρ दे रखा है। ठीक, अब क्या किए, इस कंडक्टर को पीट के
पीट पीट के इसको लंबा कर दिया, यानी स्ट्रेच किए, ठीक है। अपॉन स्ट्रेचिंग क्या बोलेंगे, अपॉन स्ट्रेचन इट्स लेंथ बिकेम डबल, इट्स लेंथ find its new resistance, find new resistance. If initially resistance initially R, मतलब इनिशियल रेसिस्टेंस क्या था, R था। क्वेश्चन सुनो कि इसको हम लोग क्या किए, स्ट्रेच कर दिए, खींच के लंबा कर दिए, ठीक है, एकदम यूनिफॉर्मली खींच रहे हैं, सच डेट इस लेंथ बिकम डबल हो जा रहा है, मतलब कितना हो जा रहा है, 2L हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में नया रेसिस्टेंस क्या होगा, देखो गाइस, तो अगर इनिशियली रेसिस्टेंस क्या R है, मतलब अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहे इससे, तो R बराबर क्या होगा, ρL/A, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब उसको खींच के लंबा कर रहे हैं, तो लंबा करने के दौरान क्या होगा, जितना मटेरियल से बना होगा, कंसेप्ट क्या है कि लंबा करेंगे हम लोग, खींचेंगे, इसको खींचे, सपोज करो ये पेन है, मार्कर है, इसको खींच के बड़ा करें, तो ऐसा थोड़ी होगा कि इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा, यही मटेरियल से बना होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। मतलब क्या किया, सेकेंड केस 2 क्या लेते हैं, केस 2। अब इसको खींच के लंबा कर दिया, तो लंबा करेंगे तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 2L हो गया, ठीक। और इसका एरिया क्या ले लेंगे, A' ले लेंगे, और मटेरियल भी सेम है तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो अगर हम लोग R' की बात करें कि R' कितना होगा, तो रो 2L लेंथ A', इस पर इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब मोटो है कि A' कैसे कैलकुलेट करें, हाउ टू कैलकुलेट A' कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। सो A' के लिए क्या करते हैं, जितना वॉल्यूम इनिशियल था उतना ही फाइनल वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, मतलब जितना फाइनल वॉल्यूम था उतना ही मेरा इनिशियल भी वॉल्यूम था, यानी फाइनल वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू लेंथ A इंटू L, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, A' इंटू L 2L, A' इंटू 2L। तो यहाँ से देखो A' बराबर क्या आ गया, A/2, A' का वैल्यू क्या आ गया, A/2, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे इसमें, तो R' बराबर कितना आ जाएगा, रो 2L/A/2, तो कितना आ जाएगा, 4 रो L/A, इसको इक्वेशन 3। फ्रॉम 1 एंड 3 रेशियो ले लेते हैं R'/R, जैसे ही रेशियो लेंगे तो रो L/A कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 4, तो R' बराबर कितना हो जाएगा, 4R। इसका मतलब रेसिस्टेंस, नया रेसिस्टेंस कितना आ गया, 4R आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइज्ड कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग जनरल फॉर्म में निकालते हैं कि स्ट्रेच करेंगे तो उसका लेंथ n टाइम्स हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ठीक है। तो सपोज कर लो सेम क्वेश्चन बट इसका जनरलाइज्ड फॉर्म, क्वेश्चन सेम, एक कंडक्टर है, L लेंथ का कंडक्टर है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेसिस्टिविटी रो है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस दे रखा है R। अब क्या करें, अपॉन स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ बिकेम n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन कि अपॉन स्ट्रेचिंग इट्स लेंथ बिकम n टाइम ऑफ इनिशियल लेंथ, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, तो नया रेसिस्टेंस कितना होगा, ठीक है गाइस। तो देखो क्या बोला है कि इनिशियल जो L लेंथ का कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेसिस्टिविटी कितना है, रो है, उसको क्या करें, खींच के n टाइम्स बड़ा कर दे रहे थे, यानी लेंथ बढ़ रहा है, कंसेप्ट वही है, लेंथ बढ़ रहा है, बट क्या टोटल मटेरियल
चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो घटेगा क्या, एरिया घट जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर इनिशियल आर को हम लोग लिख लें रो एल बाई ए, इसको इक्वेशन 1 मान लें, ठीक है। और केस 2 में ले लेते हैं, केस 2 में, ये केस 1 हो गया, केस 2 में क्या होगा, जब लेंथ इसका n टाइम्स हो जाए, मतलब n टाइम्स कहने का मतलब NL हो जाए, लेंथ कितना हो गया n टाइम्स L, तो इसके एरिया ले लेते हैं ए डैश, एरिया ए डैश, रेसिस्टिविटी भी तो सेम रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ से आर डैश लिखें तो कितना हो जाएगा, रॉ लेंथ कितना हो गया NL भाई ए डैश। अब हम लोग इस ये ए डैश कैलकुलेट करना है कि ए डैश होगा क्या, ठीक है। तो ए डैश के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, मतलब जितना इनिशियल वॉल्यूम है उतना क्या करेंगे फाइनल भी वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है ए इंटू एल, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा NL इंटू ए डैश। तो यहाँ से देखो भाई ए डैश का वैल्यू कितना आ गया ए बाई एन, ए डैश का वैल्यू कितना आ गया ए बाई एन, यहाँ पुट कर देते हैं। तो आर डैश कितना हो जाएगा रो एन एल बाई ए बाई एन, ये कितना आ गया एन स्क्वायर रो एल बाई ए। अब इस इक्वेशन को 2 ले लेते हैं, ठीक, इस इक्वेशन को 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रेशियो ले लेते हैं आर डैश अपॉन आर, तो कितना हो जाएगा आर डैश एन स्क्वायर रो एल बाई ए अपॉन रो एल बाई ए, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा एन स्क्वायर आ गया। यहाँ से क्या पता चला आर डैश कितना हो गया एन स्क्वायर आर, मतलब एन स्क्वायर टाइम बढ़ जाता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर लेंथ को एन टाइम्स इन स्ट्रेच करते बढ़ाते हैं, ठीक है, कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, ध्यान है वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो रेसिस्टेंस कितना टाइम बढ़ रहा है एन टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक। अब देखो इस कंसेप्ट का बेस्ट करके हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर देते हैं, तो डबल करते हैं तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, लेंथ को डबल कर देते हैं, डबल हो गया प्रीवियस क्वेश्चन, डबल मतलब एन का वैल्यू क्या होगा 2 हो गया, तो आर डैश कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर आर यानी 4 टाइम आर, ठीक है, जो मेरा सही आया था, ठीक है। अब देखते हैं कंप्रेसिंग वाला, ठीक है, कंप्रेस्ड वाला की इसको कंप्रेस करके अपॉन कंप्रेसिंग इट्स लेंथ बिकेम हाफ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कंसेप्ट सेम यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। आप लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कीजिएगा, हम इस मेथड से बना देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल और एरिया ए है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं सच दैट इस लेंथ बिकेम हाफ, क्या करते हैं अपॉन कंप्रेसिंग कंप्रेशन इट्स लेंथ बिकेम हाफ, फाइंड न्यू रेसिस्टेंस, फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। इसका नया रेसिस्टेंस कितना होगा, मतलब लेंथ कितना हो गया हाफ हो गया, मतलब डायरेक्ट यूज कर देते हैं आर डैश जो आया था मेरा एन स्क्वायर बाई आर आया था, ठीक है, कंसेप्ट वही लगाएंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हाफ हो जा रहा है, मतलब ऑब्वियस है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, तो बड़ा कौन होगा एरिया, कुछ ऐसा हुआ होगा, ये एल डैश कितना हो गया एल बाई 2, ठीक, एल डैश कितना होगा एल बाई 2, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं है रेसिस्टेंस, यहाँ हमको मतलब है एन कैलकुलेट करने के लिए। तो एन कितना हुआ, एन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा एल डैश बाई एल, जितना बढ़ा तो एल डैश बाई एल यानी कितना होगा एल बाई 2 अपॉन एल, यानी एन डैश का वैल्यू कितना हो गया 1/2, एन का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो जो नया रेसिस्टेंस आएगा न्यू रेसिस्टेंस आर डैश जो आएगा एन स्क्वायर आर, एन का वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर आर यानी इंटू आर, यानी कितना आ गया R/4, मतलब जो नया रेसिस्टेंस होगा कितना होगा R/4 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और भी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।